हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अपनी जून की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी आप लोगों की। और उसी पे चार चांद लगाते हुए मैं आ गया हूँ टैक्स लॉस की स्ट्रेटेजी लेके। सीएस एग्जीक्यूटिव के कई सारे बच्चों के डाउट्स थे कि भैया सीएफएम सीएमएसएल तो ठीक है, बट टैक्स लॉस में भी बहुत दिक्कत हो रही है। डीटी और आईआरटी कैसे पढ़े। आपके लास्ट के 40 टू 45 डेज बचे हैं एग्जाम्स में, तो कैसे हम उसको कवर अप करें। टैक्स लॉज बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें आपके 60 मार्क्स कवर होते हैं डीटी में और 40 मार्क्स कवर होते हैं आईआईटी में। तो कैसे उसको प्रिपेयर करें, क्या टिप्स और क्या स्ट्रेटेजीज भैया आप देना चाहोगे। तो मैं आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मुझे पता है इस वीडियो के एंड तक मैं आपका टैक्स का जो भूत है वो आपके दिमाग से निकाल दूंगा। ये जो वीडियो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड होने वाली है। पहला सेगमेंट रहेगा आईआईटी के लिए, 3 टिप्स उसमें रहेंगी, और सेगमेंट दूसरा रहेगा दैट इज डीटी के लिए, उसमें भी 3 टिप्स रहेंगी। टोटल 6 टिप्स में मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि टैक्स लॉस को कैसे अप्रोच करना है इन द कमिंग जून 26 अटेम्प्ट। सो टाइम टू बी वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं सेगमेंट 1 के टिप नंबर 1 पे। टिप नंबर 1 इज कि आपके लास्ट के जो 30 से 40 दिन बचे हैं उसमें आपको जीएसटी का जो पोर्शन है, कस्टम्स का जो पोर्शन है 40 मार्क्स वाला, वो आपको ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज आपके 7 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं सिर्फ 40 मार्क्स में। तो आप सोचो कि आपको एक चैप्टर में अप्रोक्स 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीटी जो है वो बहुत वास्ट है, और डीटी में ना इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आप सोचो जीएसटी में जो है वो लिमिट ज्यादा है, थ्योरी भी अच्छी खासी है, न्यूमेरिकल्स भी है, ऑफ कोर्स सी बात है, बट थ्योरी ना ज्यादा है डीटी के कंपैरिजन में। यहाँ पे फॉर्म्स जो है, फॉर्म नंबर्स, लिमिट्स हो गई, यहाँ पे ज्यादा है। एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छी तरीके से रिवाइज हो पाता है, जीएसटी याद हो पाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बच्चों को बोलते हैं कि मैंने डीटी कर लिया 13 चैप्टर्स, बिकॉज वो 60 मार्क्स का है, वो इंपॉर्टेंट होगा। बट ऐसा नहीं है, 40 मार्क्स वाले पे फोकस ज्यादा करो, वो आपके लिए आसान होगा याद करना। और जीएसटी जो पोर्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पता है ये प्रोविजन क्या है, तो आप डायरेक्ट तुरंत आंसर उसका एग्जाम में लिख सकते हो। मैंने ये एक्सपीरियंस करा है। सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस में मेरे को 79 मार्क्स आए थे बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड कस्टम्स। सो आई होप कि लास्ट 40 से 45 दिन में आप जीएसटी कस्टम्स पे ज्यादा फोकस करोगे। टिप नंबर 2 इज कि जीएसटी कस्टम्स में आप जितना क्रक्स टू क्रक्स नोट्स बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश करो। मार्क माय वर्ड्स, आपके नोट्स और आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने जीएसटी कस्टम्स पूरा किया, आपने पहली बार रिवाइज किया 7 दिन में कंप्लीट हुआ, दूसरी बार किया 3 दिन में कंप्लीट हुआ, तीसरी बार किया 1.5 या 2 दिन में कंप्लीट हुआ, चौथी बार किया तो आपके 1 दिन लगना चाहिए या फिर कुछ घंटे लगने चाहिए, आपको पूरा जीएसटी कस्टम्स रिवाइज हो जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं टैक्स लॉस मैंने कंप्लीट किया, 79 मेरे मार्क्स आए थे। जब मैंने दोबारा अपने नोट्स खोल के देखे, मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हुआ। दैट वाज द एविडेंस ऑफ माय क्वालिफिकेशन। बार बार हाईलाइट करो क्या इंपॉर्टेंट है, कहां पे आप अटक रहे हो, कहां पे आप स्टिकी नोट्स बनाना चाहते हो, कहां पे आपको फॉर्म याद करना है, लिमिट्स याद करनी है, उस चीज को चेक करते रहो। और रिवीजन इतनी तगड़ी हो कि फॉर एग्जांपल जीएसटी का क्वेश्चन आया टाइम ऑफ सप्लाई का एग्जाम में, और आपको वो एकदम से पेज रिमाइंड कर गया। माइंड मैपिंग होनी चाहिए इतनी तगड़ी कि टाइम ऑफ सप्लाई का आपको याद है कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा था। ऊपर से लिखा हुआ था ब्लैक पेन से टाइम ऑफ सप्लाई, उसके नीचे सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14। तो अगर आपकी ऐसी रिमेंबरेंस होगी, अगर आपकी ऐसे क्रक्स नोट्स होंगे, तगड़े वाले नोट्स होंगे, सो मार्क माय वर्ड्स, जीएसटी कस्टम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। टिप नंबर 3 इज कि आपको कस्टम का जो चैप्टर है, दैट इज लास्ट चैप्टर है, उसमें इतना डीप नहीं जाना है कि आप इंडियन ओशन से बाहर ही ना आ पाओ। आप मतलब मेरा समझ रहे हो, आपको पता होगा, आपने अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा है आईसीएसआई का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आता है न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल होता है हमेशा कस्टम चैप्टर का। तो न्यूमेरिकल जो है वो कस्टम चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ के जाने की गलती मत करना। बट जो आपको थ्योरी करनी है कस्टम्स की, वो ऐसे करनी है जैसे आप केक के ऊपर की जो क्रीम है खाली वो खा रहे हो। मतलब समझ गए कि आपको जो मेन प्रोविजन है, जो टॉपिक है, उसको समझना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है कस्टम्स में कि ऐसा क्यों होता है, इतना ही क्यों है, इतनी वैल्यू क्यों है, या इतने किलोमीटर, इतने नॉटिकल माइल्स तक ही हम लोग क्यों कवर अप करते हैं, ये है वो है। इतनी नॉलेज हम लोग सीएस बनने के बाद भी कर सकते हैं, बट अभी हमारा मेन मोटो है एग्जाम्स को पास करना, तो उस पर फोकस करो। जो कस्टम्स है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है एग्जाम में कस्टम्स का, वो आप छोड़ के नहीं आ सकते, उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और थ्योरी जो है उसमें यार क्वेश्चन मैंने देखा है, पास्ट ईयर पैटर्न जो रहता है वो थ्योरी, अगर गलती से क्वेश्चन आ गया कस्टम्स का तो आता है, वरना नहीं आता है। सो ये कुछ टिप्स है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जीएसटी और कस्टम्स के लिए। अब बात करते हैं सेगमेंट नंबर 2 के बारे में, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। 3 टिप्स हैं, स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से।
टिप नंबर 1 की डीटी में है 13 चैप्टर्स, और ये जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं, अगर आप ये नहीं करके गए अच्छे से, तो सॉरी, आप टैक्स लॉस का एग्जाम देने जाओ ही मत, अच्छा रहेगा। नहीं, सीरियसली मैं बता रहा हूं, मैं आपको चैप्टर्स कुछ बोल रहा हूं, टॉपिक्स कुछ बोल रहा हूं, नोट करके रखना। हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम, जो आपके स्टार्टिंग में आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस, 5 हेड्स ऑफ इनकम, और आपका डिडक्शंस 80C टू 80U वाले। अगर ये 4 चीजें आपने अच्छे से नहीं करी हैं, मार्क माय वर्ड्स, आप डीटी में ब्लंडर करने वाले हो। यार मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि क्वेश्चन आता है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक पर्सन है, उसकी पीजीबीपी की इनकम है, और ये फैक्ट्स हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, और आप कंप्यूट करो कि इसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो जब हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ही नहीं पता है, जब हमें रिबेट के बारे में नहीं पता है, जब हम एडजस्टमेंट ही नहीं कर सकते, जब हमें पीजीबीपी के प्रोविजन से नहीं पता है, हमें 115 बीएससी के बारे में नहीं पता है, और हमें डिडक्शंस के बारे में नहीं पता है, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, आपका आंसर गलत ही निकलेगा। तो डीटी में ब्लेंडर करके आओगे अगर ये 4 जो मैंने आपको टॉपिक्स या चैप्टर्स बताए, अगर वो आपने अच्छे से नहीं करे। सेगमेंट नंबर 2 का सेकंड टिप ये बोलता है कि मैंने पेपर पैटर्न को एनालाइज करा है इस वीडियो बनाने से पहले, और मैंने नोटिस करा कि डीटी का 60 मार्क्स का जो पोर्शन आता है आपके पेपर में, उसमें से सिर्फ 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर थ्योरी के, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो ऑप्शनल में हो चाहे वो नॉन ऑप्शनल में हो। तो आप सोच लो कि न्यूमेरिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपने एक न्यूमेरिकल पैटर्न सेट किया है अपने एग्जाम के लिए? अगर नहीं किया है, अगेन आप ब्लंडर करने वाले हो। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप इस चीज को समझो। सी लॉ का एग्जाम होता है, तो सी लॉ के एग्जाम में आपने देखा होगा कि आप एक आंसर का पैटर्न फॉलो करते हो कि भाई ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा प्रोविजन है, ये हमारी एप्लीकेबिलिटी है, और ये हमारा कंक्लूजन है। वैसा ही सेम कुछ आपको टैक्स लॉज में डीटी में फॉलो करना है न्यूमेरिकल को लेके, कि न्यूमेरिकल का पैटर्न सेट करो कि मुझे पहले सेक्शन डिनोट करना है, अगर मुझे याद आता है तो, फिर मुझे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, आंसर को बॉक्स से हाईलाइट करो, और फिर लास्ट में प्रॉपर आंसर लिखो दैट दिस इज द टोटल इनकम ऑफ दिस पर्सन। आप समझ रहे हो? अगर कोई भी आपको पैटर्न आपके टीचर ने नहीं बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीएस के इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर चेक कर लो, उसमें आपको पैटर्न दे रखा होगा। एक ही पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका टाइम पैटर्न डिसाइड करने में नहीं जाएगा, 3 घंटे वो कब निकल जाते हैं, माइंड माय वर्ड्स, पता नहीं चलता है। इसलिए एक ही पैटर्न को फॉलो करो जो आपका न्यूमेरिकल का है, कि मुझे ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, और यही शुरुआत से लेके एंड तक मुझे डीटी के 60 पोर्शन में कवर अप करना है। डीटी का तीसरा टिप ये कहता है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन स्ट्रेस, मैं किस स्ट्रेस की बात कर रहा हूं? जो डीटी के 13 चैप्टर्स हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं भी हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको टिप नंबर 1 में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स आपको बताए हैं, वो जरूर आपको कवर करने हैं। अगर वो कवर नहीं करे, मैंने कहा ब्लंडर करोगे, ऑफ कोर्स ये बातें करोगे। सीरियसली में डीटी जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, और मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, ऑब्वियसली बात है, मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम हम करते हैं, उसी में हमारी जान निकल जाती है। तो जो है डिडक्शंस वगैरह भी हैं, सेट ऑफ भी है, और फिर बाद में कुछ प्रोसीजरल कंप्लायंसेस भी हैं टीडीएस टीसीएस को लेके, तो काफी वास्ट है। तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है वो तो करना ही करना है, उसके अलावा जो हो जाए दैट इज सोने पे सुहागा। तो स्ट्रेस मत लो कि 13 चैप्टर्स पूरे नहीं हुए तो हाय दैया एग्जाम हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने भी करा है, मैंने भी टेक्स्ट जो है वो पूरा नहीं पढ़ा था, जीएसटी कस्टम्स पे ज्यादा फोकस किया था, और डीटी पे उतना जितना करना चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे लगता है आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, बट फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, डीटी और आईआईटी दोनों के लिए इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बहुत आराम से कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, मैं सबके डाउट्स का रिप्लाई करता ही हूं, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा चीज कि आप मैनिफेस्ट करो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस वीडियो में कमेंट करो दैट आई विल स्कोर एग्जेम्पशन इन द टैक्स लॉ सब्जेक्ट इन द अपकमिंग अटेम्प्ट। सी आपका ये मैनिफेस्टेशन कितना वर्क करता है, नहीं करता है। सीरियसली मेहनत करते रहो, टैक्स लॉज जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जीएसटी कस्टम्स पे फोकस करोगे और डीटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फोकस करोगे तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम स्कोर कर सकते हो। सो आई होप कि आप ये होमवर्क जरूर करोगे। कमेंट करो कि मैं टैक्स लॉज अपकमिंग अटेम्प्ट में पास करने वाला हूं, एग्जाम्शन स्कोर करने वाला हूं। एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।